Hi learners, welcome to the Knowledge Source. In this video, we will have a detailed discussion on the landmark case of Mohri Bibi versus Dharmodas Ghosh. So, without wasting any more time, let's begin. मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का काफ़ी जाना माना केस है। चाहे कहीं भी अगर माइनर की बात छिड़ती है तो मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष के केस का नाम आता है। तो क्या है इस केस में, चलिए आगे देखते हैं। पहले इस केस के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। 1895 में धर्मदास घोष नाम का एक माइनर था। माइनर यानी 18 साल से कम। वो हावड़ा में रहता था, जो कोलकाता में। अगर कोई माइनर है तो उसका कोई लीगल गार्डियन तो होगा ही। और इस केस में धर्मदास घोष जो एक माइनर है, उसकी लीगल गार्डियन है उसकी माँ जगेंद्र नंदिनी। इस केस में जो धर्मदास घोष है उसके पास काफ़ी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ थी। वो इन सब प्रॉपर्टीज़ का ओनर था। देखिए, कोई माइनर के साथ आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, पर ऐसा कोई लॉ नहीं है कि एक माइनर ओनर नहीं हो सकता प्रॉपर्टीज़ के। तो इस केस में धर्मदास घोष बहुत सारे मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ का ओनर है। वहाँ पे एक मनी लेंडर भी था जिसका नाम है ब्रह्मोदत्त। वो बंदा जब टाउन में प्रेजेंट नहीं होता है तो उसका काम उसका एजेंट करता है, जो है केदारनाथ। केदारनाथ ब्रह्मदत्त का एजेंट भी है और ब्रह्मदत्त का अटॉर्नी भी है। अब अटॉर्नी मतलब एडवोकेट होता है। धर्मदास जो एक माइनर था और बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ का ओनर था, उसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। तो वो सोचा कि वो अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से कुछ प्रॉपर्टी को वो मॉर्गेज करेगा और कुछ पैसे लोन लेगा। तो जब वो ब्रह्मोदत्त के बारे में जाना तो क्या सोचा कि हाँ चलो इस बंदे से हम पैसे लेते हैं। तो गया उसके पास, पर क्योंकि ब्रह्मोदत्त टाउन पे नहीं था तो वो मिला केदारनाथ से। दोनों मिले, बातें किए और एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया। इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से धर्मदास ने अपनी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख के केदारनाथ से, जो ब्रह्मोदत्त का एजेंट है, उससे 20,000 रुपये लोन लिया। और उस 20,000 मिलने से पहले केदारनाथ ने धर्मदास से ये कहा कि ये लो भाई, पहले 8,000 रुपये ले लो, बाद में आके बाकी पैसे ले लेना। फिर आता है कहानी में ट्विस्ट। होता क्या है ना, ये जो डील हुई होती है इसके बारे में धर्मदास घोष के लीगल गार्डियन यानी उसकी माँ को पता चल गया, जो थी जगेंद्र नंदिनी। तो उन्होंने क्या किया कि अपने वकील से मिलके उन्होंने केदारनाथ को एक लीगल नोटिस भेजा। नोटिस क्या था कि धर्मदास घोष एक माइनर है और एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होता। सो देयर विल बी नो ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी पैसे तो ले लिए, पर जो डील हुई थी, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखा गया है, पैसा ना देने पर उसको दे दिया जाएगा, वो अब नहीं होगा, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो केदारनाथ भाई वो भी एक अटॉर्नी है, वो भी एक एडवोकेट है, तो उन्होंने भी अपना दिमाग लगाया। तो उन्होंने क्या किया कि वो धर्मदास के पास गए, एक पेपर में ये लिखवाया कि वो अभी माइनर है, जब वो मेजर हो जाएंगे तब वो अपना जो रिमेनिंग पैसा है, यानी अभी 8,000 ले चुके हैं, अब बाकी जो 12,000 बचे हैं वो मेजर होने के बाद उस पैसे को रिसीव करेंगे और जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो भी इन्फोर्स करेंगे। और ये बता के उन्होंने उस पेपर में धर्मदास घोष का सिग्नेचर ले दिया। पर जब इस बारे में फिर से जगेंद्र नंदिनी यानी धर्मदास घोष की मम्मी को पता चला तो उन्होंने क्या किया, अब नहीं सहा जाएगा हमसे, अब नहीं होगा, चलो लोअर कोर्ट में केस फाइल कर दिया। ये थी इस केस की फैक्ट। तो आगे देखते हैं होता क्या है।
तो अब देखते हैं कंटेंशन ऑफ द पार्टीज, यानी कि कोर्ट में किस पार्टी ने क्या आर्गुमेंट दिया। पहले देखते हैं ब्रह्मदत्त ने क्या आर्गुमेंट्स दिए। ब्रह्मदत्त की तरफ से ये आर्गुमेंट आया, मैंने केदारनाथ ने ये आर्गुमेंट दिया कि धर्मोदास घोष ने एक फ्रॉडुलेंट डिक्लेरेशन दिया था, यानी अपने एज के बारे में उन्होंने गलत बताया था, इनसे फ्रॉड किया था कि उन्होंने बोला था कि हम मेजर हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। इनको पता नहीं था कि धर्मोदास घोष माइनर है, क्योंकि धर्मोदास घोष ने अपने एज के बारे में झूठ बोला था। ये थी पहली आर्गुमेंट। तो दूसरी ये कि धर्मदास घोष मस्ट repay the amount as per the section 64 of Indian Contract Act, which is to restore the parties to their original state। यानी कि धर्मदास घोष जितने भी पैसे लिए हैं वो हमको वापस कर दें, क्योंकि सेक्शन 64 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होनी है, वॉइड है, तो क्या करो, जो पहले जैसा था, जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले जैसे थी उनको उसी पोजीशन में ले आया जाए। ये थी ब्रह्मदत्त की आर्गुमेंट। अब देखते हैं धर्मदास घोष के आर्गुमेंट्स क्या थे। पहला आर्गुमेंट ये था कि ब्रह्मदत्त और उसके एजेंट दोनों को ये पता था, यानी पहले से पता था कि धर्मदास घोष एक माइनर है, फिर भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। और दूसरा ये कि आज पर सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि आप अगर एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो वॉइड एब इनिशियो होता है। वॉइड एब इनिशियो यानी वो पहले से ही वॉइड होता है। मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जैसे आगे जाके वॉइड होते हैं, पर ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, कभी ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। अब देखते हैं इसमें कोर्ट का क्या डिसीजन आया। पहले तो ये लोअर कोर्ट में किया गया था केस, तो पहले लोअर कोर्ट का वर्डिक्ट देखते हैं। पहला ये था कि क्योंकि मिस्टर ब्रह्मदत्त पूरे ट्रांजैक्शन, पूरे कॉन्ट्रैक्ट के टाइम प्रेजेंट, फिजिकली वहाँ पे पर्सनली प्रेजेंट नहीं थे, तो उन्होंने सारे काम अपने ऑथराइज एजेंट से किए, तो वो हर उस बात के लिए लाइबल होंगे जो उनके ऑथराइज्ड एजेंट यानी केदारनाथ ने किया है। दूसरा ये कि सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1852 यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपेल एक माइनर पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपने आर्गुमेंट में बोला था कि धर्मोदास घोष जो कर रहा है अब उसको रोक दिया जाए, ये सब बोला था। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपेल यही होता है, जो काम कर रहा है उसको वहीं पे रोक दिया जाए, और ये होता है सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो कोर्ट ने ये कहा ये चीज़ एक माइनर पे अप्लाई नहीं होती। अब तीसरा पॉइंट ये है, कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज आज वन ऑफ द पार्टीज बीइंग ए मेजर द क्वेश्चन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट डजंट अराइज एज द एग्रीमेंट इज वॉइड अब इनिशियो। यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट कभी था ही नहीं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट था नहीं तो ये वॉइडेबल होगा नहीं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अब इनिशियो है। जब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बाद ये वॉइडेबल या वॉइड बनता है, पर ये तो वॉइड अब इनिशियो है, तो इसमें वॉइडेबल का क्वेश्चन आता नहीं है। मुझे पता है काफ़ी स्टूडेंट्स को वॉइडेबल, वॉइड अब इनिशियो ये तीनों टर्म्स फेज समझने में काफ़ी दिक्कत होती है, कन्फ्यूजन्स होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बहुत जल्द मैं एक नया वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं आपका ये कन्फ्यूजन, ये तीनों टर्म्स में जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी सिमिलैरिटीज़ डिफरेंसेस है, सारे मैं क्लियर कर दूँगा। वो जल्द आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने कोर्ट्स के 3 जजमेंट्स देख लिए। अब चौथा जो पॉइंट है ये देखते हैं। चौथा ये पॉइंट था कि क्योंकि धर्मदास घोष की माइनॉरिटी के ऊपर सबको पता था, सबको यानी केदारनाथ और ब्रह्मदत्त, इन दोनों को धर्मदास घोष की माइनॉरिटी के बारे में पता था और उन्होंने फिर भी कॉन्ट्रैक्ट किया, तो इसीलिए इस केस में धर्मदास घोष के ऊपर डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटी अप्लाई नहीं किया जा सकता। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटी क्या है? जो उसमें बोला गया था कि मतलब आर्ग्यूमेंट में
केदारनाथ ने बोला था कि धर्मदास ने जो 8,000 रुपये लिए हैं उसे वापस कर दिया जाए, वो नहीं होगा। वो है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटी जो इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। यानी धर्मदास घोष अभी अपना 8,000 वापस करने के लिए लायबल नहीं है। और ये थी लोअर कोर्ट की जजमेंट। अब जब ओबियसली एक पार्टी जीतेगा तो एक पार्टी हारेगा, और हारी हुई पार्टी कभी खुश होती नहीं है। तो उसने क्या किया, कौन हारा? ब्रह्मदत्त ने। तो उसने क्या किया, हाई कोर्ट में अपील किया। अब देखते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दी। क्या ही जजमेंट देगा। उसने क्या किया, लोअर कोर्ट के जजमेंट को अपहेल्ड कर लिया। बोला कि लोअर कोर्ट भाई सब सही बोला है, हम क्या उसको चेंज करेंगे। तो फिर से ब्रह्मदत्त हार गया। तो उसने क्या किया, प्रीवी काउंसिल पे अपील किया। हुआ क्या था नहीं, ये 1895 की बात है। उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट नहीं था। उस टाइम में सुप्रीम जो कोर्ट था वो था प्रीवी काउंसिल। और दूसरी बात ये कि प्रीवी काउंसिल पे ब्रह्मदत्त ने अपील नहीं की, मोहरी बीवी ने अपील किया था। क्योंकि उस टाइम ब्रह्मदत्त मर गया था और मोहरी बीवी थी ब्रह्मदत्त की वाइफ, और इसीलिए इस केस का नाम है मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष। समझे? अब आगे देखते हैं प्रीवी काउंसिल में हुआ क्या। प्रीवी काउंसिल ने ये हेल्ड किया कि लोअर कोर्ट जो बोला था वो सही था। कॉन्ट्रैक्ट विथ ए माइनर इज वॉइड ab इनिशियो। बस यही थी कहानी। अब देखते हैं प्रोविजन ऑफ द लॉ, इसमें क्या था। ये जो केस आया, केस डिसाइड हुआ, इसके पीछे क्या क्या प्रोविजंस यूज किए गए थे। पहला प्रोविजन था कॉन्ट्रैक्ट विथ ए माइनर इज वॉइड ab इनिशियो। दूसरा, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपेल डजंट अप्लाई टू ए माइनर। और तीसरा, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटी कैन नॉट बी एनफोर्स्ड ऑन ए माइनर व्हेन द कॉन्ट्रैक्टेड विथ हिम नोइंग हिम टू ए माइनर। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं। धर्मदास घोष एक माइनर था जो काफ़ी सारे मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ का ओनर था। उसकी लीगल गार्जियन थी उसकी माँ जगेंद्र नंदिनी। ब्रह्मदत्त एक लैंडलॉर्ड था और उसका एजेंट और अटर्नी था केदारनाथ। धर्मदास घोष को कुछ पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उसने अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्गेज में रख के केदारनाथ जो ब्रह्मदत्त का एजेंट था उससे 20,000 रुपये लोन लिए, जिसमें से 8,000 रुपये उसने एडवांस रिसीव किया। इस बात के बारे में धर्मदास घोष की माँ जगेंद्र नंदिनी को जब पता चला तो उन्होंने केदारनाथ को एक लीगल नोटिस भेजा, और उस नोटिस को देख के केदारनाथ ने ये डिसाइड किया कि वो धर्मदास घोष से एक ऐसे एग्रीमेंट पे साइन कराएगा जिसमें ये लिखा होगा कि धर्मदास घोष मेजर होने के बाद वो अपने जो कॉन्ट्रैक्ट अभी बनवाया है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। यानी जो रिमेनिंग पैसे हैं 12,000 रुपये उसको रिसीव करेंगे, और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको उन्होंने मॉर्गेज रखा है उसी को ट्रांसफ़र करेंगे। और ये जानकर उसकी लीगल गार्जियन धर्मदास घोष की लीगल गार्जियन ने एक सूट फाइल कर दिया। इस केस में लोअर कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया कि ब्रह्मदत्त हर उस एक्शन के लिए लायबल होगा जो उसके ऑथराइज एजेंट यानी केदारनाथ ने किया है। दूसरा ये कि डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपेल इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। और तीसरा ये कि ये वॉइड ab इनिशियो है, वॉइडेबल नहीं। इस केस को ब्रह्मदत्त ने कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील किया, और वहाँ कलकत्ता हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड किया। पर जब इस केस को प्रीवी काउंसिल पे अपील किया गया तभी ब्रह्मदत्त की डेथ हो चुकी थी, तो इसलिए इस केस को मोहरी बीवी ने आगे बढ़ाया। पर प्रीवी काउंसिल ने भी इस केस के डिसीजन को यानी लोअर कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड किया। क्योंकि प्रीवी काउंसिल में इस केस को मोहरी बीवी ने आगे बढ़ाया, इसलिए इस केस का नाम हुआ मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष। आई होप आपको इस केस के रिलेटेड सारे डिटेल्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हमने ये केस तो समझ लिया, पर अब इस केस से रिलेटेड आपके लिए एक क्वेश्चन है। ये केस स्टडी करने के बाद काफ़ी बच्चों के माइंड में ये डाउट आता है, और शायद अभी आपके भी मन में आ रहा होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि
If X, a minor, buys a chocolate from Y, a shopkeeper, is it a valid contract? यानी अगर एक बच्चा जाके कुछ दुकान से कुछ भी सामान खरीदता है तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? तो चलिए जल्दी इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए। आपके पास 10 सेकंड है, जल्दी बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में। और हाँ, कोई चीटिंग नहीं, गूगल मत देख लेना, सीधा बताओ आंसर क्या है, क्या सोचते हो आप। तो इसका आंसर है यस, इट इज़ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा नहीं होता कि आप अपने छोटे भाई या बहन को भेज दोगे, वो सामान कुछ खरीद ले आएगा दुकान से और आप पैसे नहीं दोगे क्योंकि वो माइनर है, ऐसा नहीं होता। देखिए हुआ ये था कि ठाकुर दास वर्सेस पुरली एक केस है जो 1924 में आया था लाहौर हाई कोर्ट में। तो उस केस में लाहौर हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि जो बायर होता है वो माइनर भी हो सकता है। और वैसे भी सेल्स ऑफ गुड एक्ट का सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 बायर को डिफाइन करता है और ये कहता है कि बायर इज ए पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाय गुड्स। दिस पर्सन कैन बी ए माइनर पर्सन और ए मेजर पर्सन as no qualifying word is written before person to restrict its scope। यानी कि कोई भी पर्सन या तो वो गुड्स खरीदता है या फिर खरीदने के लिए एग्री करता है, वो बायर होता है। उधर खाली पर्सन लिखा है, पर्सन का कुछ एज नहीं लिखा है, माइनर मेजर कुछ नहीं लिखा कि उसके स्कोप को रिस्ट्रिक्ट करे कि ये हम मेजर नहीं हो सकता, माइनर नहीं हो सकता, ऐसा उधर कहीं कुछ नहीं लिखा। तो इसलिए एक बायर माइनर भी हो सकता है। तो हमने आज इस वीडियो में एक केस लॉ पढ़ लिया और एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। एंड आई होप इस केस से रिलेटेड आपके मन में जो भी डाउट्स थे सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे, या तो मेजॉरिटी ऑफ देम क्लियर हो गए होंगे। तो क्योंकि ये केस कॉन्ट्रैक्ट का था तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड जो भी कुछ सबसे अच्छे बुक्स हैं और कम से कम प्राइस में आपको मिल सकते हैं, अमेज़ॉन से आपको मिल जाएंगे, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। इन बुक्स को आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। आई होप इस वीडियो के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही केस लॉज, करेंट अफेयर, लॉ सब्जेक्ट्स और लीगल अपडेट्स रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे रख दीजिए ताकि जब भी हम एक नया वीडियो पोस्ट करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए या फिर मुझे मेरे इंस्टा हैंडल द नॉलेज सोर्स पे डीएम कर दीजिए। और साथ ही आप द नॉलेज सोर्स को इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर दीजिएगा क्योंकि वहाँ हम डेली फेमस कोट्स, लॉ अपडेट्स, लीगल न्यूज़ और लॉ मीम्स पोस्ट करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।